Good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, today also we'll be continuing with this chapter, that is chapter number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. So, we have left our previous lecture with this particular topic, that Americans were all set to help the Germans, but an economic crisis was waiting for यूएसए। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था किस टॉपिक पे कि जर्मनी की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट होती जा रही थी। वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, तो जर्मनी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो रही थी। जर्मनी के साथ बहुत बुरा हो रहा था और जर्मनी अपने आप को रिबिल्ड करने में, अब वो कैसे अपने आप को रिबिल्ड करती, कैसे अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती, तो वहीं पे यूएसए ने सिंपैथी दिखाई जर्मनी को, एक प्लान इंट्रोड्यूस करके। उस प्लान का नाम था डॉस प्लान। उस डॉस प्लान के अकॉर्डिंग कंपनसेशन तो जर्मनी को पे करना पड़ेगा, बट जो टाइम स्पैन था, जो टाइम पीरियड था, वो एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा यूएसए जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता था। अब उन शॉर्ट टर्म लोन्स की हेल्प से जो एवरी मंथ जो उनको लोन मिलते थे यूएसए से, वो प्रोवाइड करता था यूएसए, और उस लोन की हेल्प से जर्मनी ने अपने आप को रिबिल्ड करना स्टार्ट किया था। बट कुछ ऐसा हुआ, कुछ यूएसए के साथ हुआ, जिस वजह से यूएसए ने लोन देना बंद कर दिया। अब ऑब्वियसली जो कंट्री किसी के लोन पे डिपेंडेंट है, अपने उसको उससे लोन ले लेकर वो अपने आप को डेवलप कर रही है, अपने आप को रीबिल्ड कर रही है, अगर वो लोन उसको नहीं मिलेगा एक टाइम पर, तो वो अपने आप जो वो स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही थी, उसमें क्या हो जाएगी, उसमें अगेन डाउनफॉल आने लगेगी। तो अपन यही चीज पढ़ने वाले हैं आज कि यूएसए ने पहला पॉइंट क्या है, यूएसए ने वो लोन देना क्यों बंद कर दिया, और सेकंड क्या है, यूएसए के लोन ना देने पर जर्मनी के साथ क्या प्रॉब्लम आने लगी, जर्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ आया। यही टॉपिक अपन करेंगे, इसी बात को अपन डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक 1.3 सेक्शन नंबर फर्स्ट का। ये थर्ड टॉपिक है द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1929 टू 1932। आपको ये ईयर जो है, ये पीरियड जो है, यू हैव टू लर्न इट। तो पीरियड क्या है डिप्रेशन का, या ईयर्स ऑफ डिप्रेशन कौन से ईयर कहलाते हैं, 1929 टू 1932 आर कंसीडर्ड एज द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। तो 1929 से 1932 ये जो पीरियड होता है, इसको पीरियड ऑफ डिप्रेशन या ईयर्स ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जैसे यूएसए लोन प्रोवाइड करता था जर्मनी को, जर्मनी 1924 से 28 तक जर्मनी स्टेबलाइज होना लगा, जर्मनी में स्टेबिलिटी आने लगी, जर्मनी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज करने लगा, जर्मनी में अब लोग इन्वेस्टमेंट्स करने लगे, तो धीरे धीरे जर्मनी रीबिल्ड हो रहा था, धीरे धीरे जर्मनी अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। बट दिस सपोर्ट वॉज विथड्रॉन। जो यूएसए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जो सिंपैथी प्रोवाइड कर रहा था शॉर्ट टर्म लोन्स दे देकर जर्मनी को, उन लोन्स की हेल्प से जर्मनी अपने आप को दोबारा रीबिल्ड करना जर्मनी ने स्टार्ट किया, जर्मनी में स्टेबिलिटी दिखने को लगी 1924 से 28 के बीच में। बट कुछ ऐसा हुआ कि 28 के बाद यूएसए ने लोन प्रोवाइड करना बंद कर दिया। अब लोन प्रोवाइड करना क्यों बंद कर दिया, आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम अगर सिंपैथी दिखानी ही थी तो फिर वो कंटिन्यू करता था ना लोन देना, शॉर्ट टर्म लोन जो वो दे रहा था यूएसए कंटिन्यू करता। अगर लोन एक टाइम पर नहीं देना था जर्मनी को, उसकी स्टेबिलिटी वो आने लगी और उसको दोबारा से डाउन करना था, तो लोन क्यों दिया। तो इसका क्या रीजन है, यूएसए के साथ ऐसा हुआ क्या जो यूएसए ने जर्मनी को लोन देना बंद कर दिया। चलो देखते हैं व्हाई। 1929 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ यूएसए वाज क्रैश्ड 1929। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने शेयर मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, इसका नाम थोड़ा बहुत तो आपने सुना होगा कि शेयर बाजार क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो बहुत ही रिस्की होते हैं कि हम रिस्क उठा सकते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनीज के शेयर्स को परचेज करते हैं। अब कंपनीज के शेयर को कैसे परचेज करते हैं, अपना पैसा देके और उस कंपनी के शेयर्स, जो बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, जियो हो गई, रिलायंस हो गई, टाटा मोटर्स, बहुत सारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, पैसे देके उन कंपनीज के शेयर खरीद लेते हैं। अब कभी शेयर प्राइस बढ़ जाता है, कभी शेयर प्राइस घट जाता है। यूएसए में क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1929 में वहां पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बीएससी है इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे यूएसए का एक स्टॉक एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ यूएसए वाज क्रैश्ड।
यूएसए का एक स्टॉक एक्सचेंज था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है न्यूयॉर्क सिटी में। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, 1929 में, क्या है मैंने आपको क्या पता है ईयर ऑफ डिप्रेशन कब से स्टार्ट हुआ है, 1929 से 1932, तो ये है ईयर ऑफ डिप्रेशन। 1929 में क्या हुआ, यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया, मतलब वहां पे आ गई एक बहुत बड़ी क्राइसिस। अब क्या क्राइसिस आई मैं आपको थोड़ा सा वो ही बता देती हूँ, ऑल दो बुक में नहीं है बट थोड़ा सा आप जान लो। हो क्या रहा था स्टूडेंट्स, 1929 के स्टार्टिंग तक तो बहुत बूस्ट कर रहा था ये स्टॉक एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। जिन जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था शेयर्स में, उनकी शेयर वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी चीज है। बट हो क्या रहा था यूएसए में, वहीं पे ये शेयर प्राइस बढ़ रहा है, उसी के साइड में यूएसए में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट आने लगा यूएसए में। यूएसए में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम से गिर गया, लेबर्स को वेजेस नहीं मिल रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से क्या हो गया, वो भी रुक गया क्योंकि ड्रॉट आने लगा, ड्रॉट की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, और ऊपर से जो स्टॉक प्राइस है, जो शेयर प्राइस है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब जो भी सारे इन्वेस्टर्स थे उनको डर लगने लगा कि भाई हमारी इकोनॉमी तो खराब होती जा रही है, बट स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा जब वो स्टॉक प्राइस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो उनकी स्टॉक प्राइस की जो वैल्यू है वो एकदम से कहीं गिर ना जाए। तो उन्होंने क्या सोचा सारे इन्वेस्टर्स ने कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कि हमको उनको डर लगने लगा कि जिस तरह से यूएसए में प्रॉब्लम आ रही है, बट जो शेयर प्राइस है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ऐसा टाइम ना आए कि आगे जाके वो एकदम से उसमें डाउनफॉल आ जाए, हम लोग कहीं नुकसान में ना चले जाए। तो क्या हुआ, इसी डर से कि आगे जाके वो शेयर प्राइस का पैसा ना शेयर प्राइस जो है वो गिर ना जाए, पीपल सेल देयर शेयर्स, लोगों ने अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। भाई शेयर्स को, जो शेयर की उस टाइम पे वैल्यू थी उसी वैल्यू पे उन्होंने बेच दिया और उन्होंने पैसे ले लिए। 24 अक्टूबर 1929 जो यूएसए की हिस्ट्री में ब्लैक थर्सडे के नाम से बोला जाता है, उस दिन, सिर्फ एक दिन स्टूडेंट्स, 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। जो लोगों को डर था, तो सारे इन्वेस्टर्स को डर लगने लगा कि एक तो इकोनॉमी में बहुत बहुत बुरी प्रॉब्लम आ रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुका पड़ा है, वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना नहीं है, और दूसरी जगह स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आगे जाके कहीं शेयर प्राइस खत्म ना हो जाए, तो इसी डर से क्या हुआ, सारे के सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा शेयर प्राइस को बेचना स्टार्ट कर दिया, और उसके बदले उन्होंने पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। तो एक ही दिन में स्टूडेंट्स, 24 अक्टूबर 1929 जो आपको डे याद रखना है, इस डे को 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। सिर्फ एक दिन जो ब्लैक थर्सडे कहलाता है, उस दिन 13 मिलियन, 13 मिलियन शेयर्स को लोगों ने बेच दिया। सोचो सोचो कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कि मतलब अब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। अब यूएसए में कोई खर्च नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप कोई स्पेंड नहीं करोगे, कहीं कुछ भी का खर्चा नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, कंट्री की नेशनल इनकम में डाउनफॉल आएगा, कंट्री की जीडीपी में डाउनफॉल आएगा। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली होती है ट्रांजेक्शन, उस टाइम पे नहीं होती, तो सारे के सारे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के आसपास खड़े हैं कि भाई हमको शेयर, जितने भी प्राइस है, वैल्यू हमारे शेयर्स की, उसको बेच के हमको भाई पैसा चाहिए, हमको डर लग रहा है कि आगे जाके कहीं हम नुकसान में ना हो जाए, ठीक है, नुकसान हमको ना हो जाए, इसलिए दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और यही स्टार्ट था किस चीज का, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब 1929 में जो प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम ने सारी कंट्रीज को, स्पेशली जर्मनी को हिला के रख दिया। 1929 से 1932 यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो हो गई हाफ, यूएसए की जो जीडीपी है वो हो गई 30% से भी ज्यादा इन डिक्रीज। इसके अलावा वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स, यूएसए जिन जिनको एक्सपोर्ट करता था, जो अपना गुड्स दूसरी कंट्रीज को जो देता था, वो एक्सपोर्ट हो गया खत्म। फार्मर्स वर बैडली, ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। इन्वेस्टर्स अब मनी को क्या विदड्रॉ कर रहे हैं, मतलब शेयर्स को बेच बेच के वो पैसे विदड्रॉ कर रहे हैं, कुछ खर्च नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर तो क्या आएगा, बहुत ही बैड इम्पैक्ट आएगा। तो वो टाइम था जब यूएसए की इकोनॉमी में एक रिसेशन का पीड़ा है। रिसेशन का मतलब क्या है, डाउनफॉल, इकोनॉमी में डाउनफॉल, नेशनल इनकम खत्म हो गई, जीडीपी खत्म हो गई, एक्सपोर्ट खत्म हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ है, सारे इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब यूएस की खुद की नेशनल इनकम खत्म हो गई है, तो वो क्या खाक जर्मनी को हेल्प करेगी?
जब यूएसए की नेशनल इनकम इतनी बैडली हिट हुई, हाफ हो गई नेशनल इनकम यूएसए की, तो वो क्या अब जर्मनी को खुद लोन प्रोवाइड करेगी? वो नहीं करेगी। इसीलिए ये प्रॉब्लम आई यूएसए में, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में, कि वहां पे आ गई क्राइसिस। 24 अक्टूबर 1929 को आपको याद रखना है, 13 मिलियन शेयर्स एक ही दिन में बेच दिए गए। यूएसए की नेशनल इनकम हो गई आधी, फैक्ट्रीज खराब, सब कुछ हो गया और रिसेशन का पीरियड आ गया यूएसए में। तो यूएसए ने क्या करा? जर्मनी को लोन देना बंद कर दिया। अब इसमें यूएसए की भी गलती नहीं है, वो जो लोन दे रही थी, सिंपैथी दिखा रही थी, उसी के सामने क्राइसिस आ गई। अब वो पहले तो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करेगी ना, फिर दूसरी की कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। पहले खुद की कंट्री तो बूस्ट कर ले, फिर जर्मनी के बारे में सोचेगी। इसलिए जर्मनी यूएसए ने जो शॉर्ट टर्म लोन वो देती थी जर्मनी को, वो देना बंद कर दिया। अब पूरी इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत ही डीप इम्पैक्ट आया, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट अगर आया है तो वो किस कंट्री पे आया है? जर्मनी पे। क्योंकि जर्मनी किसके टुकड़ों पे पल रही थी? यूएसए के। जर्मनी किस पे डिपेंडेंट थी? यूएसए पे। जर्मनी स्टेबलाइज हो रही तो किसकी वजह से? यूएसए की वजह से। जर्मनी लोन किससे लेती थी? यूएसए से। एक अकेली कंट्री जो जर्मनी को हेल्प करती थी वो कौन थी? यूएसए। वो लोन प्रोवाइड करती, तो सब कुछ वो पूरा यूएसए पे डिपेंडेंट थी, और यूएसए के सामने आ गया एक क्राइसिस। तो यूएसए ने जर्मनी को हेल्प करना कर दिया बंद। अब देखते हैं जर्मनी के सामने क्या कंडीशन आ गए। वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से 1932 के बीच में, किस इस पीरियड में जो यूएसए में हुआ, उससे जर्मनी के ऊपर क्या फर्क हुआ? पहले अपन वर्कर्स की बात करते हैं कि वर्कर्स के साथ क्या हुआ। जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। 1932 स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड बाय 40। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी जिसकी बहुत बुरी हुई है, वो कौन सी कंट्री थी? जर्मनी। 1932 मतलब अब अपना वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का जब पीरियड खत्म हुआ है, तो उसके बाद जर्मनी में किस तरह के चेंजेस देखने को मिले? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया 40% से ज्यादा रिड्यूस। वर्कर्स के पास जॉब नहीं है, जो वर्कर्स जॉब कर रहे हैं उनको उनकी वेजेस नहीं मिल पा रही है। 6 मिलियन पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए जर्मनी में? 6 मिलियन पीपल। मैन वर फोर्स टू हैंग प्लकार्ड्स अराउंड देयर नेक। अपने नेक में एक कटआउट हैंग कर करके घूमते थे, और उसमें क्या लिखा होता था? विलिंग टू डू एनी वर्क। भाई हमको कोई जॉब दे दो, बट एटलीस्ट कोई जॉब तो दे दो हमको। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। अब भाई अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या करते थे? साइड बैठ के ताश वाश वगैरह खेलने लग जाते थे। एज जॉब डिसअपियर द यूथ टुक द क्रिमिनल एक्टिविटीज। जॉब चली गई, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, फैमिली का खर्चा कैसे पालें, अपना खुद का सर्वाइवल कैसे करें, फैमिली का सर्वाइवल कैसे करें? तो सारे के सारे लोग किस में अब इंडल्ज होने लगे थे? क्रिमिनल एक्टिविटीज में, कि भाई उनको एटलीस्ट अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो इसमें इंडल्ज हो गए। तो ये वर्कर्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, जर्मनी के वर्कर्स के ऊपर, जब यूएसए ने लोन देना बंद कर दिया। वर्कर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया 40% से भी ज्यादा कम। वर्कर्स के पास, अरे भाई लोन नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को, क्या करे? पैसा नहीं है कंट्री के पास। वर्कर्स लॉस्ट है जॉब, उनके पास उनकी जॉब नहीं थी, उनको कम वेजेस दिए जा रहे थे जिनके पास जॉब थी। 6 मिलियन पीपल, याद करो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे? 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए थे। मैन वर फोर्स टू हैंग द प्लकार्ड्स अराउंड देयर नेक एंड सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। भाई हमको कोई भी जॉब दे दो, बट एटलीस्ट जॉब दे दो। अनएम्प्लॉयड यूथ ये करने लग गए थे, और क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए। तो मैं आपको थोड़े से आपको इमेजेस के थ्रू बताती हूँ। फर्स्ट इमेज में देखो, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग फॉर सर्वाइवल। कुछ भी कर सकते हैं वो, किसी भी कुछ भी काम उनको दे दो, बट थोड़ा से पैसे दो। नेक्स्ट इमेज में देखो, लंबी लंबी क्यू, बहुत लंबी लाइंस खड़ी हैं। अगर किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपनी या किसी भी कोई जॉब निकली है, वैकेंसी निकली है, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें खड़ी हो जाती थी कि भाई हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। सबके सब अनएम्प्लॉयड हो गए। ये वाला आपको थर्ड इमेज में बता ही चुकी हूँ। ऐसे गले में टांग टांग के घूमते थे। वो ऊपर वाली इमेज देखो, वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब। अरे मेरे पापा को एटलीस्ट जॉब कोई दे दो, मेरा फैमिली का सर्वाइवल नहीं हो रहा। मेरे एक छोटा सा बच्चा देखो, वो कितना कितना इमोशनल हम लोगों को कर देता है। कैसे मतलब हम हमारे लिए भी कितना वो है ना, कि जर्मनी की सिचुएशन कितनी बुरी होती जा रही है। और ये लास्ट वाली देखो इमेज, जॉबलेस मैन कीप गोइंग, वी कांट टेक केयर ऑफ आवर ओन। हम अपना ही पेट नहीं पाल पा रहे, अपना ही सर्वाइवल नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं खाक करेंगे? प्लीज जॉबलेस मैन कीप गोइंग। ये सिचुएशन आ गई जर्मनी के सामने, जब यूएसए ने लोन देना बंद कर दिया। सोचो कितना बुरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन खत्म, वर्कर्स की जॉब खत्म,
जिनको मिल रही है उनको कम वेजेस मिल रहे हैं, 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड हो गए, ऐसे लंबे लंबे प्लकार्ड लगा के घूमने लगे लोग, भाई कोई भी जॉब दे दो, वो कार्ड्स खेल रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए। ये हाल हो गया जर्मनी के वर्कर्स का। बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिजनेसमैन को अलग ही डर सता रहा था। बिजनेसमैन के साथ जो हुआ है जर्मनी में, उनको अलग ही कोई एक फियर सता रहा था। देखो सिचुएशन तो चाहे वर्कर्स ले लो, बिजनेसमैन ले लो, कोई भी ले लो, पूरी कंट्री हिट हुई है, पूरी कंट्री के सामने सिचुएशन आई है, ये प्रॉब्लम आई है, तो हर एक इंडिविजुअल को सफर करना पड़ेगा। बिजनेसमैन की बात करते थे, इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड फियर्स इन पीपल। मिडिल क्लास ले लो, सैलरीड एम्प्लॉयज, उनको एक बेसिक सैलरी मिलती थी, कैसे दे, पैसा ही नहीं है। पेंशनर्स, जिनको बेसिक पेंशन मिलती थी, कैसे दे, पैसा ही नहीं है। स्मॉल बिजनेसमैन, अदर रिटेलर्स, ये सारे के सारे डूब गए। इन बेचारों का जो काम था, सब सारा काम हो गया ठप, बिल्कुल खत्म, काम कुछ भी नहीं है। और इन दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। अब ये जो सेक्शन था, ये सोसाइटी का जो मिडिल क्लास था, बिजनेस क्लास थी, ऑब्वियसली काम इनके पास भी नहीं है, वर्कर्स के पास भी काम नहीं है। जो सिचुएशन इनकी है वही सिचुएशन वर्कर्स की है। इन लोगों को एक डर सताने लगा था, वो डर का नाम था प्रोलेटेरियनाइजेशन। अब प्रोलेट एरियनाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, एक ऐसा डर जो ये बिजनेस क्लास को लगता था, मिडिल क्लास को लगता था कि एक टाइम ऐसा था जब हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा इतना ज्यादा हाई था, और अब हमारा जो स्टेटस है वो वर्कर क्लास की तरह हो गया। तो इनको ये डर था कि अब वर्कर्स और हमारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहाँ पहले हम इतना रोब जमाते थे, इतना अपना ऐड से रहते थे, इतना एटीट्यूड हमारा था, हमारा इतना हाई स्टेटस था, अब वो स्टेटस हमारा कैसे हो गया है? हमारा स्टेटस हो गया है वर्कर्स की तरह। तो इनको ये डर था कि जितना जो वर्कर्स के साथ हो रहा है वही चीज हमारे साथ हो रही है, अब वर्कर्स और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो डर था, ये बिजनेस क्लास और मिडिल क्लास को सताने लगा, और डर का नाम था प्रोलेट एरियनाइजेशन। दे हैड अ फीलिंग ऑफ फियर नोन एज प्रोलेट एरियनाइजेशन। इसके अलावा विमेन और फार्मर्स के साथ भी बहुत बुरा हुआ। लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। इतने सारे फार्मर्स, इतने सारे जो भी फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन सबको भी बहुत ही बुरा है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आया, उनको भी बहुत ही लार्जली ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, यूएसए में दिक्कत आने की वजह से इन लोगों को भी बहुत बुरी तरह से ये हिट कर गई थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस रिड्यूस हो गए थे सारे प्रोडक्ट्स के, इनको भी पैसे नहीं थे कमाने के लिए, कैसे सर्वाइवल मेंटेन करें अपनी फैमिली का अपना। वहीं पे विमेन वर अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, और जो भी सारी विमेन थी वो अपने अपने बच्चों का ही हंगर नहीं मिटा पा रही है, उनको ही शॉर्टेज है उनके बच्चों की, ओके, ही हंगरी है, वो अपना तो क्या पेट पालेंगी, उनका ही स्टमक वो फिल नहीं कर पा रही, तो अपना तो क्या करेंगी। तो ये सिचुएशन आ गई थी वर्कर से लेके बिजनेसमैन तक, बिजनेसमैन से लेके पीजेंट्स तक, पीजेंट से लेके विमेन तक, दे ऑल वर हार्डली हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, बाय दिस ईयर ऑफ डिप्रेशन दैट टुक प्लेस इन यूएसए। यूएसए में जो प्रॉब्लम आई, जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो रिसेशन का पीरियड आया, उस पीरियड ने पूरी इकोनॉमी, वो पूरी जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह से हिट करा, और जर्मनी की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गई। तो सारी की सारी सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी। वहीं पे पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। हर बात के, हर हर चीज के बाद हम किस पे आ जाते हैं? वेमा रिपब्लिक पे आ जाते हैं कि वेमा रिपब्लिक से लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे हर चीज पे, वेमा रिपब्लिक बहुत वीक है, वेमा रिपब्लिक पॉलिटिकली फ्रजाइल है, वेमा रिपब्लिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है। धीरे धीरे लोग डेमोक्रेसी से ही लोगों का ट्रस्ट उठ रहा था, और अगर अब उनके सामने डिक्टेटरशिप आती है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है अब डेमोक्रेसी पे, उनका ट्रस्ट उठ चुका है, उनका कॉन्फिडेंस उठ चुका है। वो चाहते हैं कुछ और चीज आए, भाई डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल भी बेस्ट आइडिया या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस टाइम पर नहीं थी। ना इकोनॉमिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, ना पॉलिटिकली, और डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी थे। उन इनहेरेंट डिफेक्ट्स की बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, feel free to ask me. Now, there are certain questions, and you have to give me the answers of those questions in the comments. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स यू हैव टू टेल मी द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन जब से स्टार्ट हुआ और जब वो एंड हुआ, तो पूरा पीरियड आपको बताना है फ्रॉम डैश टू डैश। सेकंड क्वेश्चन, ऑन वन सिंगल डे 24th October 1929, हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन सोल्ड? एक ही दिन में, उस दिन 24th October 1929 को कितने शेयर्स सेल कर दिए गए इन यूएसए? थर्ड क्वेश्चन,
This particular day, 24th October 1929, is considered as dash day in the हिस्ट्री ऑफ यूएसए. इसको किस नाम से बोला जाता है? अगर आपने लेक्चर सुना है अच्छे से तो आपको पता होगा कि इसको क्या बोला जाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल इन जर्मनी गॉट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस? ये जो डिप्रेशन का पीड़ा है इस वजह से जर्मनी में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए? सो दीज आर दी फोर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर्स ऑफ दीज फोर क्वेश्चंस इन दी comment. So that's it for today, students. I hope you understood everything, and still if you have any doubts or queries, feel free to ask me.